हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि इडोटेरिया के 5000 क्वेश्चन 100 सेट है, उसी बुक से चलाया जा रहा है। अभी तक इसका मैंने 43 सेट अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट पीछे का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेट को अच्छे से देख लें, क्योंकि उसका काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया है, जो कि आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है। 68वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, मध्य निषेध, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें उससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इडोटेरिया के बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया गया है। कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से आप डिस्कशन करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य जो रहता है उससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस सीरीज में आप जरूर पार्टिसिपेट हो। आज बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस भी होगा। मैंने कल ही आपको बोला था कि अल्टरनेट वाइज सेट प्रैक्टिस कर दिया गया है, तो आज बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में 11 बजे मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट को बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस मारना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ मिल जाएगा। और उसका डिस्कशन की बात करें तो 2 से 3 बजे के बीच में यूट्यूब पर उसका डिस्कशन भी मिल जाएगा। और डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन में अभी एसपीडी का मैराथन चल रहा है, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट हो, जिसमें समान अध्ययन और समान विज्ञान दोनों रेलवे एसपीडी से क्वेश्चन अभी दिया जा रहा है। 15 दिनों में इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है और उसके तुरंत बाद आपको लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव की शुरुआत कर दी जाएगी, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट होइएगा। तो तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट हो, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है, अन्यथा कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो मेहनत आप अच्छे से कीजिए। हम जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए तो और फ़ायदा होगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे लाभ मिले। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत करता हूँ। 44 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जे.एम. किन्स के द्वारा, जे.बी. से के द्वारा, जे.आर. हिक्स के द्वारा और जे.एस. मिन्हास के द्वारा। तो वेतन निधि का सिद्धांत का प्रतिपादन आपको जे.आर. हिक्स के द्वारा किया गया था। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कीमत की प्रक्रिया किसकी विशेषता है? कीमत की प्रक्रिया जो है किसकी एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और भारत कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी, मुद्रा के पूर्ति या तरलता में वृद्धि, बैंकों की शाखा सृजन क्षमता में कमी, या बैंकों की शाखा सृजन क्षमता में वृद्धि। तो इसमें क्या होगा, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि मुद्रा की पूर्ति या तरलता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3, यानी बैंकों का शाखा सृजन में वृद्धि भी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो चैलेंजर गर्त की बात करें तो यह प्रशांत महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। उसके बाद आपको अटलांटिक महासागर है, और तीसरे स्थान पर हिंद महासागर है, और चौथे स्थान पर आर्कटिक महासागर है। तो कभी कभी आपके एग्जामों में इसका क्रम भी पूछा जाता है, तो इसे याद जरूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो भारत में किस प्रकार के चट्टान में? धारावाड़,
विंध्य और अरावली। तो भारत में आपको विंध्य में सबसे ज़्यादा चट्टान हीरा पाया जाता है। और अरावली पर्वत की बात करें तो ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली है। अरावली पर्वत का ऊंचाई जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, यह एग्जाम में आपके कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण तथा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? वर्णा तथा मूसी कावेरी का, कृष्णा का, नर्मदा का और ताप्ती का। तो यह किसकी सहायक नदी है? तो मैंने ग्रुप डिस्कशन जब करा रहा था तो ये सारा बात आपको वहाँ पर बताया था। जो भी लोग ग्रुप डिस्कशन किए होंगे वह इसका आंसर जरूर दे देंगे। तो कृष्णा नदी की वर्णा तथा मूसी सहायक नदी है और मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर भी बसा है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी है। ताप्ती भी अरब सागर में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 7, सिगार घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का एक भाग है? शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का, बृहद हिमालय का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिगार घाटी किसका है? तो यह आपको ट्रांस हिमालय का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात, बिहार जलप्रपात, जोग जलप्रपात और दूध सागर जलप्रपात। तो भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, यह बात पूछा गया। तो भारत का नियाग्रा आपको चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। जोग या गरसोप्पा या शरावती नदी पर है। और बिहार जलप्रपात की बात करें तो बिहार जलप्रपात आपको राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रैंड सैंडी मरुस्थल जापान में है, ब्रिटेन में है, केन्या में है और ऑस्ट्रेलिया में है। तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल भारत के किस राज्य में, विश्व में कहाँ पे है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और जापान की राजधानी टोक्यो है और केन्या की राजधानी की बात करें तो नैरोबी इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है? 4, 3, 2 और 5। तो बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, यह बात आपसे पूछा गया। तो 4 प्रकार के जलवायु क्षेत्र बिहार में कृषि का पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है और नियुक्त होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें संसद को निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम में गुलामी का दास्ता की संज्ञा दिया था? किस अधिनियम में? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुलामी का दास्ता उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया था। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो इसमें द्वैध शासन की बात हुई थी और भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करें तो इसमें मुगल सत्ता का समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो गुलाब, कमल, हाथी और तिरंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। क्वेश्चन नंबर 14, वन जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य के, मौलिक अधिकार के, राज्य के नीति निषेध तत्व और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो यह आता है आपको राज्य के मौलिक
कर्तव्य और राजकीय नीति निष्पक्षता, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51 के ए में है और भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। और राज्य के नीति निष्पक्षता की बात करें तो भाग 4 में है, यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ली गई है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह भाग 3 में है। तो सभी बातों को आप अच्छे से जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन कराना, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण कराना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कराना। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण कराना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक का राजा भी कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन को और डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को। तो दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाना जाता है और सबसे पहले इन्हें भारत रत्न 1954 में दिया गया था। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि लगातार 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 38 में और अनुच्छेद 40 में और अनुच्छेद 42 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात को चर्चा किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का बात कहा गया है। अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। 36 में केंद्र एवं राज्यों के बीच की बात है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना अनिवार्य है? 1 माह में, 3 माह में, 6 माह में और 1 वर्ष में। तो अगर पंचायत का चुनाव भंग होता है तो उसे 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर 6 माह से कम समय बचा है, अगर उसके बाद ही पंचायत भंग होता है तो उस समय चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है। जो वहाँ के उप मुखिया होगा वही उसका कार्यभार संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? विधि आयोग, ठक्कर आयोग, सरकरिया आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग। तो किस आयोग ने इस बात को दिया था? यह बात पूछा है तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। सरकरिया आयोग की बात करें तो कर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो पन्नालाल घोष का यहाँ पर संबंध पूछा गया है। तो शहनाई से, सरोद से, बांसुरी से और तबला से। तो पन्नालाल घोष का संबंध की बात करें तो इनका संबंध आपको बांसुरी वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई वादक थे। और क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1948 में, 1956 में, 1965 में और 1969 में। एनसीसी की स्थापना आपको 1948 में हुआ था, 15 जुलाई 1948 को। 1956 में यूजीसी की स्थापना हुआ था, एलआईसी की स्थापना हुआ था और 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? डेविड नोबल ने, टिम बर्नर्स-ली ने, निकोलस अर्थ ने और केन क्रेमर ने। तो किसने किया था 1990 में इसका आविष्कार? तो आपको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? महासभा को, सचिवालय को, सुरक्षा परिषद को और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। तो किसको कहा जाता है यह बात पूछा गया है। तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सचिवालय की बात करें तो अनुच्छेद 98 में सचिवालय की बात कहा गया है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है। क्वेश्चन नंबर 24, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर कृष्ण प्रथम, नंदीवर्म द्वितीय, कृष्ण तृतीय और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो किसके द्वारा यह कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था? क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा यह करवाया गया था। आमुक्तमाल्यवाद कृष्ण के द्वारा लिखा गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, मेगास्थनीज ने अपने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 4, 6, 7 और 9। तो उन्होंने आपको 7 भागों में विभाजित किया था और मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वह भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 26, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1897 में, 1896 में, 1887 में और 1886 में। तो बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था? तो किस गवर्नर जनरल के काल में? तो सबसे पहले 1872 में इसको पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल की बात करें तो 1926 से लेकर 1931 तक इसका शासनकाल था और लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। क्वेश्चन नंबर 28, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और अरविंद घोष। तो यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, एक बार आपको 1938 हरिपुरी और एक बार 1939 त्रिपुरी। यह दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता उन्हीं ने किया था, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताइए। सुलभ, तुलुभ, संगम, आरीवाड़ी। संगम, तुलुभ, सुलभ और आरीवाड़ी। संगम, तुलुभ, आरीवीडु और सुलभ। संगम, सुलभ, आरीवीडु और तुलुभ। तो इसका शासन काल के क्रम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि संगम, उसके बाद होगा सुलभ, उसके बाद होगा तुलुभ, उसके बाद होगा आरीवीडु, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है? गलत को चुनना है। फकीर विद्रोह की बात करें तो फकीर विद्रोह आपको बंगाल, यह सही है। अहोम विद्रोह असम, यह भी आपको सही है। चुआर विद्रोह आपको झारखंड नहीं, यही गलत है, गलत को चुनना था। और तेभागा आंदोलन जो हुआ था आपको बंगाल में हुआ था, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास ने और गुरु अर्जुन देव ने। तो किस सिख गुरु के द्वारा यह किया गया था, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव की हत्या आपको जहांगीर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? यूएनडीपी 1985 में, 1990 में, 1991 में और 1995 में। तो यह कब अपनी रिपोर्ट पेश किया था, यह बात पूछा गया। तो यह अपनी रिपोर्ट आपको 1990 में पेश किया था। इग्नू की स्थापना जो इंदिरा गांधी ओपन
विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1985 में हुआ था। और WTO की स्थापना की बात करें तो 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, दी थर्ड पिलर पुस्तक का लेखक कौन है? दी थर्ड पिलर रघुराम जी राजन, विनोद राय, बिमल जलान और वेंकैया नायडू। तो यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो रघुराम राजन के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? कौन जो है पर्यावरण में शामिल है? भूमि, पौधे, पशु और सभी। तो पर्यावरण में ये सभी शामिल है, पौधे भी है, भूमि भी है और पशु भी है। क्वेश्चन नंबर 35, अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? अल्पास पर्वत के फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है और ए और बी दोनों है। तो अल्पास पर्वत से बात करें तो आपको फ्रांस भी है और स्विट्जरलैंड भी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जर्मनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, दूध उदाहरण है विलयन का, फेन का, वायु विलयन का और पायस का। तो दूध आपको उदाहरण है पायस का। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध कैसीन के कारण उजला होता है और कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसके मिलकर बनाया जाता है? HNO3 प्लस H2SO4, H2SO4 प्लस इंटू HCl, HCl प्लस HNO3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह किसको मिलाकर बनाया जाता है, यह बात यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको HCl प्लस HNO3 को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है और एक्वारेजिया में ही स्वर्ण घुलता है। ये भी बात आप याद जरूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो शक्ति का एसआई मात्रक की बात करें तो वाट होता है और जूल ऊर्जा का मात्रक है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, किसी वनस्पति शास्त्र को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट ब्राउन के, अगस्त विल्हेम आइजरलर के, जोसेफ डाल्टन हुकर के और जोसेफ बैक्स को। तो यह किसको दिया जाता है? तो अगस्त विल्हेम आइजरलर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यह किस में परिवर्तित करता है? डायनेमो। तो डायनेमो जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है और मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में करता है और बैटरी जो है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ये तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, अभावजन्य रोग किससे कहते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को, पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोग को और काला जर को। अभावजन्य रोग किसको कहा जाता है, यह बात पूछा गया। तो आपको पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। कौन सा इसमें संबंधित है, यह बात पूछ रहा है। तो प्लीहा, लीवर, लार ग्रंथि और अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अग्नाशय, जो अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी दोनों है और दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपको लीवर है। क्वेश्चन नंबर 43,
निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? जीव, प्रकाश, जल और मिट्टी। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो जीव आपको नहीं है, लेकिन प्रकाश, मिट्टी और जल ये सब है। क्वेश्चन नंबर 44, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णदाता है और उसका पति भी वर्णदाता नहीं है, तो उसके एक पुत्र और एक पुत्री। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन को सही होने की सर्वाधिक संभावना है? मतलब उसकी पत्नी को कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन उसके पति को नहीं है, तो दोनों संतान का वर्णदाता से ग्रस्त होंगे, दोनों संतान वर्णदाता नहीं होंगे। पुत्री वर्णदाता किंतु पुत्र वर्णदाता नहीं होंगे, पुत्र वर्णदाता किंतु पुत्री वर्णदाता नहीं होगी। तो इसका आंसर की बात करें तो दोनों संतान को कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव से भिन्न है? मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा और बरूथी। तो कौन वन्य जीव से भिन्न है, यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि केकड़ा। ये सब मकड़ी, बिच्छू, बरूथी ये सब जीव है। क्वेश्चन नंबर 46, फूलों के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? फूलों का प्रजनन का भाग कौन सा होता है? पुंकेसर और कार्पल्स, कैलिक्स और कार्पल्स, कैलिक्स और कोरोला और पुंकेसर। तो वह कौन सा भाग होता है, यह बात पूछा गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि पुंकेसर और कार्पल्स। क्वेश्चन नंबर 47, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? सोलोनेसी कुल का, ग्रेमनी कुल का, लेगमिनोसी कुल का और क्रूसीफेरी कुल का। तो ज्वार किस कुल का पौधा है? तो ज्वार आपको ग्रेमनी कुल का पौधा है। सोलोनेसी कुल में आपको आलू आता है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी उत्पन्न होता है? 11, 12, 36 और 38। कितने एटीपी होता है? तो आपको 38 एटीपी होता है, इसे याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? टमाटर में लाल रंग एक कारण है लाइकोपीन का, यह बिल्कुल सही है। पपीते में पीले रंग का कारण है सुलोनेनिन और सेब में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन और लाल मिर्च में लाल होने का कारण है कैप्सिनिन। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो आपको ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, सत्य फल होता है विकसित अंडाशय का, विकसित बीजांड का, निषेचित एवं विकसित अंडाशय का, निषेचित एवं विकसित बीजांड का। तो सत्य फल का उदाहरण जो है आपको ऑप्शन सी है, यानी कि निषेचित एवं विकसित अंडाशय का है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन के काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसे अच्छे से जरूर देखेंगे। आइए अब इसका स्मरणीय तथ्य देखते हैं। स्मरणीय तथ्य में क्या है? स्मरणीय तथ्य में गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना है जो कि आपको महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। ये दोनों नया आपको लग रहा होगा, लेकिन आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन आपको 1983 में की गई थी। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में, पश्चिम बंगाल में किया गया था देश का प्रथम लौह इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से हुआ था। मैं कल इसको ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों को बताया भी हूँ। और देखिए यहाँ पर फिर आपको रिपीट हो गया और यही क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा, तो आपसे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो राउरकेला की 1959 में हुआ था। जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना कराई गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में हुआ था। बोकारो आपको झारखंड में पड़ता है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुआ था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में इसकी स्थापना हुआ था। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूती वस्त्र के राजधानी के रूप में आपको मुंबई को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना हुई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी एसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो एसीसी की स्थापना 1936 में हुआ था। मध्य प्रदेश को नेपानगर प्रसिद्ध है कागजी उद्योग के लिए। कागज के उद्योग के लिए नेपानगर मध्य प्रदेश का प्रचलित है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कुटीर उद्योग बोर्ड जो है इसकी स्थापना आपको 1948 में हुआ था। कुटीर उद्योग बोर्ड। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949। भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में इसकी स्थापना हुआ था। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब आइए नीचे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच नेशनल हाईवे कौन है? तो NH 44 है जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा NH आपको 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर है। भारत माला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क निर्माण से भारत परियोजना का संबंध है। सागर माला परियोजना का संबंध बंदरगाह के विकसित से है। तो इस तरह मैंने आपके सामने स्मरणीय तथ्य को भी काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है, जो कि आपके एग्जाम में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं जो भी आपके सामने डिस्कशन करता हूं, मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। वहीं पर आपको सारी PDF और होमवर्क सब कुछ वहीं पर दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे कल आज शाम 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में और बिहार SSC के सेट प्रैक्टिस, आज तीनों सीरीज में मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।